गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आरसीसी स्ट्रक्चर का आज सेकेंड क्लास चलेगी। पहले क्लास में हम बताए थे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में हम बताए थे। आज उसी के आगे हम बताएंगे ग्रेड ऑफ सीमेंट। ग्रेड ऑफ सीमेंट सीमेंट की ग्रेड, ठीक है। इसमें जो है जो ग्रेड होती हैं सीमेंट की वो होती हैं 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, और 53 ग्रेड। ये ग्रेड की सीमेंट मिलती है, ठीक है। इसमें जो होती है ओपीसी यानी कि एक होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट को देखा जाए, अगर साधारण यानी कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अगर ये देखा जाए तो यह जो होता है कि जितने भी निर्माण कार्य होते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, ज़्यादातर अगर यूज देखा जाए तो इस सीमेंट का यूज होता है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का यूज होता है, ठीक है। इसमें जो है ओपीसी का प्रयोग यानी कि सभी देखा जाए तो सभी सामान्यतः सभी निर्माण कार्यों में ओपीसी का मतलब कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर भारतीय मानक ब्यूरो के हिसाब से देखा जाए, भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो ओपीसी सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट की 3 ग्रेड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ओपीसी की 3 ग्रेड है ना, 3 ग्रेड है, ठीक है। इसमें जो होता है इन्होंने क्या किया कि सीमेंट सैंड मोटार क्यूब्स, मतलब कि इन्होंने क्या किया कि भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या किया कि इसमें क्या हुआ कि सीमेंट लिए सैंड ले लिए और मोर्टार ले लिए, ठीक है। और इन तीनों को मिश्रित करके एक क्यूब घन बनाया गया,
एक क्यूब बनाया गया, क्यूब्स बनाया गया, ठीक है। और इस घन के सतह का क्षेत्रफल जो है, इस घन का जो क्षेत्रफल है, इस घन का सतह का क्षेत्रफल जो देखा जाए, इस घन का क्षेत्रफल, इस घन का क्षेत्रफल इस घन के सतह का क्षेत्रफल, इस घन के सतह यानी फेस का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर लिया गया, ठीक है। यानी कि ऐसे कि अगर मान लीजिए ये कोई घन है, इस तरह कोई घन है, तो इसके घन का एक क्षेत्रफल, मतलब ये वाला फेस, इसका क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि उसका एक फेस का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर लिया गया, वर्ग सेंटीमीटर लिया गया, ठीक है। और जो सीमेंट और सैंड का जो सीमेंट और सैंड है, ठीक है, उसका अनुपात अगर देखा जाए, उसका अनुपात सीमेंट अनुपाते सैंड अगर देखा जाए तो एक संबंध है 3 के, इसके अनुपात में बनाकर, ठीक है, एक घन बनाया गया, ठीक है, एक घन बनाया गया। तो जब घन बनाया गया तो इसमें 3 टाइप की ग्रेड प्राप्त हुई, 3 टाइप की ग्रेड प्राप्त हुई। पहली ग्रेड जो हुई वह है 33 ग्रेड, दूसरा जो हुआ 43 ग्रेड, 43 ग्रेड, और तीसरा ग्रेड जो देखा जाए तो 53 ग्रेड। यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो ने ओपीसी सीमेंट का यूज करके 3 ग्रेड प्राप्त किए, एक 33, एक 43 और एक 53, ठीक है। तो यहां पे जो देख रहे हैं कि जो ये संख्या दिया गया है, ये संख्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी संपीड़न सामर्थ्य है, संपीड़न सामर्थ्य है। और ये संपीड़न सामर्थ्य 28 डेज की तराई पर, यानी 28 दिन, मतलब कि एक घन बनाया गया। कहने का मतलब कि यहाँ पे है कि सीमेंट और सैंड लेकर मिक्सर बनाकर, मोटार यानी मसाला बनाकर उसका एक घन क्यूब बनाया गया, जिसका सरफेस कितना था, 50 वर्ग सेंटीमीटर था। 50 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर का एक घन बनाया गया और उस घन को 28 दिन के बाद तराई किया गया, और तराई करने के बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक किया गया। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक किया गया तो वह 33 ग्रेड, 43 ग्रेड या 53 ग्रेड प्राप्त हुई, ठीक है। इस तरह प्राप्त होती है, ठीक है। तो यानी 3 ग्रेड इसमें से प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर घन में, तो ये जो संख्या जो देख रहे हैं, ये संख्या जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, यह घन की में न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य है, मतलब कि इसमें जो है 33 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, मतलब कि इतनी उसकी कंप्रेसिव संपीड़न सामर्थ्य आएगी। यानी कि संपीड़न सामर्थ्य जो है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ जब चेक करते हैं तो उसकी न्यूनतम अगर देखा जाए संपीड़न सामर्थ्य कितनी आएगी, 33 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर आएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि, या एक लाइन और लिख लीजिए कि सीमेंट सैंड
मसाला के घन में न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। यानी कि यह जो देख रहे हैं, जो संपीड़न सामर्थ्य यहाँ पे, यह न्यूटन प्रति, यानी इसकी ग्रेड के आगे जो संख्या दिया गया है वही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात के प्रयोग का कारण क्या है। अगर हम जो इस्पात यूज कर रहे हैं प्रबलन में, वह क्या कारण है उसका। ठीक है, प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात के प्रयोग का कारण, यानी सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रेनफोर्समेंट रेनफोर्सिंग मटेरियल। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो अगर हम प्रबलन दे रहे हैं, है ना, प्रबलन पदार्थ का यूज अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या कारण है, प्रयोग करने का क्या कारण है। तो पहला कारण है कि इस्पात जो होती है, इस्पात संपीड़न, तनन, कर्तन तथा मरोड़ में अधिक शक्तिशाली होती है। दूसरा अगर देखा जाए इसका क्या प्रयोग है, कंक्रीट इस्पात के साथ बहुत अच्छा बंध बनाता है। तीसरे की बात करें, इस्पात व्यवहार में तन्य होता है। अधिक तन्यता का अर्थ है इस्पात के असफल होने पर
असफल होने से इसका अर्थ है कि, यानी अधिक तन्यता का अर्थ है कि इस्पात के असफल होने से पहले इसकी लंबाई में अधिक वृद्धि होती है, अधिक वृद्धि होगी, जो पर्याप्त चेतावनी समय उपलब्ध कराती है। ठीक है, यानी कि अगर इस्पात जो है व्यवहार में क्या होती है, तन्य होता है। इस्पात का व्यवहार कैसा होता है, तन्य होता है। लेकिन अगर ये अधिक तन्यता का अर्थ, इसका मतलब ये है कि जब इस्पात असफल होती है, जब इस्पात जो है असफल होती है, तो उससे पहले क्या करेगी कि वो अपने लंबाई को इंक्रीज करेगी, यानी बढ़ाएगी, है ना। जब बढ़ाएगी, वृद्धि उसकी बढ़ेगी, तो हमें एक चेतावनी के रूप में हमें चेतावनी देगी कि यह टूटने वाला है ना, ये टूटने वाला है, और हम उसको चेतावनी, उसको हम देखकर उसको सावधान हो जाएंगे। ठीक है, उससे सावधान हो जाएंगे। ठीक है, और जो जिससे जान और माल की जो नुकसान है वह कम होगा। ठीक है, फिर चौथा देखा जाए तो इस्पात की छड़ सामान्य रूप से उपलब्ध और मशीनों द्वारा आसानी से काटी, मोड़ी, उठाई तथा बेंड की जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो इस्पात की छड़ है उसको समानांतर रूप से हम क्या करते हैं, समानांतर रूप से यह उपलब्ध होती है, और इसको मशीनों द्वारा क्या है, आसानी से क्या होता है कि काटी, मोड़ी और बेंड की जा सकती है। ठीक है, अगली पॉइंट जो है वह है कि इस्पात की जो उम्र होती है वह अधिक होती है। इस्पात की उम्र अधिक होती है। इस्पात की उम्र अधिक होती है। छठवां जो है, इस्पात आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये इसी पॉइंट में है, इस्पात की छड़ समानांतर रूप से उपलब्ध होती है, यानी कि आसानी से उपलब्ध होता है। और स्टील और कंक्रीट का ऊष्मीय प्रसार गुणांक, स्टील व कंक्रीट का ऊष्मीय
प्रसार गुणांक, उसमें प्रसार गुणांक स्टील व कंक्रीट का उसमें प्रसार गुणांक समान होता है। समान होता है यानी अल्फा स्टील और अल्फा कंक्रीट बारह गुणे 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि कहा जाए कि क्यों ना कंक्रीट के साथ हम क्यों नहीं स्टील का ही प्रयोग करते हैं, और भी मटेरियल है उसका यूज कर सकते हैं, लकड़ी का यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम का यूज कर, और जैसे एल्युमिनियम का यूज कर, तो हमने ये सब क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि जो स्टील होती है और जो कंक्रीट होती है, दोनों का जो उसमें प्रसार गुणांक है वह सेम होता है, यानी कि बराबर होता है। लेकिन लकड़ी और कंक्रीट का उसमें प्रसार जो देखा जाए वह अलग अलग होता है, इसलिए इन दोनों का सेम होता है, इसलिए कंक्रीट के साथ इस्पात का यूज किया जाता है। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, यानी प्रबलन इस्पात के प्रकार। प्रबलन इस्पात के प्रकार। टाइप्स ऑफ रेनफोर्स स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब देखिए यह है प्रबलन इस्पात। ठीक है, इस्पात की ग्रेड, इस्पात की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, इस्पात की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, पहले इस्पात की अगर बात करें तो पहली इस्पात अगर देखा जाए तो माइल्ड स्टील होती है, मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील पहली इस्पात हो गई। ठीक है, इसको प्लेन माइल्ड स्टील भी कह सकते हैं, है ना। ये जो होती है इसकी ग्रेड अगर देखा जाए Fe 250, Fe 250, तो इसकी जो संख्या, आगे जो संख्या देख रहे हैं वही होती है इस्पात की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है। ठीक है, यानी कि इसको अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को Fi से प्रदर्शित करेंगे, और ये जो होती है 250 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, दूसरी बात करें अगर हम दूसरी इस्पात की, तो वो होती है HYSD। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है, या इसको बोल सकते हैं टॉर स्टील बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्लेन स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है HYSD का मतलब होता है हाई यील्ड
स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, यानी कि उच्च पराभव सामर्थ्य विरूपित छड़। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो अगर इसकी बात किया जाए पहले, प्लेन स्टील मतलब कि जिस पे डॉटेड नहीं होता है, मतलब कि एकदम प्लेन रहेगी, ऐसी स्टील जो ऐसे रहेगी, प्लेन टाइप की रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टील होती हैं जिस पे इस तरह उभरे हुए भाग होते हैं। ठीक है, उभरे हुए इस तरह भाग होते हैं। ठीक है, तो जो उभरे हुए भाग होते हैं इसी को बोलते हैं HYSD स्टील, और इसको बोलते हैं प्लेन स्टील। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं HYSD स्टील और इसको बोलते हैं प्लेन स्टील, यानी कि इस पे थोड़ा सा ऐसे मार्किंग टाइप रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं HYSD स्टील। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की आते हैं, एक होता है FE 415 और एक होता है FE 500। ठीक है, ये होता है टॉर 40, ये होता है टॉर 50। ठीक है, इसका जो होता है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका देखा जाए तो 500 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्म आता है। ठीक है, अगर इसमें और देखा जाए, अगर ये तो मान लीजिए दो हो गया, कुछ और भी हैं जो मार्केट में उपलब्ध होती हैं जो स्टील, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए मार्केट में जो उपलब्ध होती हैं स्टील, अगर उसको देखा जाए तो एक होती है हार्ड ड्रॉ स्टील वायर फैब्रिक, ये जो होती है जिससे वायर बनाए जाते हैं, है ना, यानी कि जिससे वायर बनाए जाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है हार्ड ड्रॉ स्टील वायर फैब्रिक। ठीक है, ये तीसरा टाइप का है। ठीक है, चौथा टाइप की स्टील की बात करें तो वो होती है रोल्ड स्टील मेंबर, जैसे हो गया कि कोई अगर एंगल शेप लेना है, अगर हमें एंगल का शेप लेना है तो इससे बनेगी। ठीक है, कोई टी सेक्शन बनाना है तो इस स्टील से बनेगी, रोल्ड स्टील से। ठीक है, कोई जॉइंट है, अगर जॉइंट क्या लगाना है तो इसका लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर चैनल अगर बनाना है, चैनल शेप का लेना है तो इसी से बनेगी। ठीक है, तो इस टाइप की स्टील यूज होती है। फिर है पांचवा, अगर देखा जाए तो नाम सुने होंगे टीएमटी की जो रॉड होती है, यानी बार होती, छड़ होती है। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं थर्मो मैकेनिकली
ट्रेड मैकेनिकली ट्रीटेड बार, मैकेनिकली ट्रीटेड बार, जो सरिया होती है उस पर लिखा रहता है टीएमटी की सरिया, ठीक है, तो वो होती है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार होती है, ठीक है। एक होती है, छठवां की बात करें तो CRS, CRS का मतलब होता है करोजन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट स्टील, यानी कि ऐसी स्टील जिसमें जंग नहीं लगता है, ऐसी स्टील जिसका जंग से नहीं लगता है, जिसका संक्षारण नहीं होता है, ठीक है, वो लाइटिंग होती है। और ये जो होती है ये यूज होती है, यानी कि ये जो होती है लेटेस्ट इन यूज डिफॉर्म बार, ठीक है, यानी कि वहां पे यूज होती है जहां सिलेंडर टाइप होता है, वहां पे यूज होती है ये बार, ठीक है। फिर इसके बाद अब बात करेंगे लोड की, इसके बाद हम बात करेंगे लोड। संरचना पर लगने वाले भार को हम क्या कहते हैं, लोड, कि कोई भी संरचना है उस पर जो भार आता है वही कहलाता है लोड, यानी अवयव पर लगने वाले भार को हम लोड या बोझ कहते हैं। तो उसका टाइप्स क्या देखेंगे हम, देखिए लोड जो हो गया, बोझ जिसे बोलते हैं, है ना, किसी संरचना पर या किसी अवयव पे लगने वाले बल को यानी को उसको लोड कहते हैं, ठीक है। और इस लोड को हम टाइप्स ऑफ लोड ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी आरसीसी स्ट्रक्चर पर भार के प्रकार, यानी कोई आरसीसी है तो उस पर कितने टाइप के लोड लगते हैं, कितने टाइप के लोड लगते हैं, तो उस पे निम्न टाइप के लोड लगते हैं। पहला है, पहले अगर लोड की बात किया जाए तो वो होता है अचल भार, अचल भार, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेड लोड, ठीक है, डेड लोड। ये कोड जो है, कोड IS 875 से 1987 तक। दूसरा है चल भार, लाइव लोड, ये जो होता है लाइव लोड बोलते हैं या इम्पोज लोड, है ना, अध्यारोपण लोड कहते हैं, ठीक है। ये IS 800, अगर इसका कोड की बात करें, तो IS 875 से 1985, नहीं 87, ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो वायु लोड, एयर
लोड, एयर लोड हो गया, ठीक है। ये हो गया ए बी IS 875 से 1987। चौथे की बात करें, बर्फ का लोड, बर्फ का लोड, स्नो लोड, ये भी होता है IS 875 से 1987। पांचवा है भूकंप भार, अर्थक्वेक लोड, ये जो होता है IS 556 से 2000। तो ये लोड लगते हैं, जैसे अगर कोई संरचना है तो संरचना पे अगर जो धरन होती हैं, जो बीम होती हैं, वो लोड जो होता है वो फिक्स होता है संरचना पे, ठीक है। उस लोड को हम कहेंगे डेड लोड। वो लोड यानी कि ऐसा लोड जो कभी बदलता नहीं है, समय के साथ बदलता नहीं है, ऐसे लोड को हम डेड लोड कहते हैं, ठीक है। दूसरा है चल भार। चल भार का मतलब जो समय के साथ परिवर्तित होता है ना, यानी कि 1 घंटे बाद वो लोड बदल जाएगा। जैसे हम लोगों का भार हो गया संरचना पे, कभी मोटा आदमी, कभी पतला आदमी, है ना, इस तरह, यानी कि वैसे उसको बोलते हैं चल भार। तीसरा है वायु लोड। वायु लोड का मतलब ये हो गया कि जो हवा का भार होता है ना, हवा का भार होता है, वो उस भार को हम कहेंगे वायु लोड। फिर बर्फ का भार, यानी कि जो बर्फ गिरती हैं उस पर जो जम जाती है, छत पर लेयर बन जाती है ना, तो उस लोड, वो जो किस पर जाएगा, संरचना पे लोड जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भार को हम कहेंगे बर्फ का भार। भूकंप भार, जब भूकंप आता है तो भूकंप क्या आता है, बिल्डिंग को हिला देता है ना, तो उस भार को हम क्या कहेंगे, भूकंप भार, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ लोड के बारे में था, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद है आरसीसी, यानी मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। यानी कि जो आरसीसी की डिजाइन अगर देखा जाए, आरसीसी की डिजाइन, मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन, आरसीसी अभिकल्पन, आरसीसी अभिकल्पन की विधियां। यानी आरसीसी की अगर अभिकल्पन करना है तो उसकी विधियां के बाद, विधियां कितनी होती हैं, तो विधियां निम्न प्रकार की होती हैं, निम्न 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है, पहली विधि जो होती है वो होती है कार्यकारी प्रतिबल विधि, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा है चरम भार विधि, अल्टीमेट लोड मेथड, तीसरा है सीमांत अवस्था विधि, लिमिट स्टेट मेथड। ये 3 टाइप के मेथड होते हैं, ठीक है।
ये 3 टाइप के मेथड होते हैं, ठीक है। इसमें जो देख रहे हैं सीमांत अभिकल्पन विधि, कार्यकारी प्रतिबल विधि, ठीक है। तो इसमें जो ये 2 देख रहे हैं, कार्यकारी हो गया, सीमांत हो गया, ये दोनों हमें को पढ़ना है, ठीक है। इस आरसीसी स्ट्रक्चर में हमें 2 चीज, इसमें से 2 मेथड के बारे में पढ़ना है। ये खुद एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम ये दोनों चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज ये पहला लेसन जो था वो आज खत्म हो गया, ठीक है। अगले दिन से हम दूसरा लेसन इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।